चलिए, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ रहे थे, सही है। हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। मैक्सवेल ने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमको बहुत सारी बातें बताई। जाते जाते हमने ये देख लिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ क्या है, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या वेवलेंथ है। इस बेसिस पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अलग अलग टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के बेसिस पर हमने वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको जमाया था, अलग अलग वेव्स को, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। और उस बैंड को, उस स्पेक्ट्रम को जो हमें मिला था अलग अलग वेवलेंथ के ऑर्डर में जमाने पर, उस स्पेक्ट्रम को हम कह रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? इतना हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अच्छे से समझ में आ जाए। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लें। प्रीवियस लेक्चर में आसान सा लेक्चर था, आज का लेक्चर भी आसान ही है। अब कहानी ये रही कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ऐसा बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको हम EMW भी कह रहे हैं, एक्चुअली में कई टाइप की होती है, और लाइट वेव भी उसका एक एग्जांपल है। क्या कहा उन्होंने? सुनना ध्यान से। उन्होंने बोला कि ये जो लाइट है ना, लाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम समझते ही लाइट के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो लाइट है वो एक्चुअली में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब इन्होंने कहा कि लाइट एक वेव है। लाइट क्या है? एक वेव है। देखो, दो तरह की चीजें कहते हैं लोग, कहते हैं एक वेव होती है, दूसरी पार्टिकल होती है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा लाइट किसकी तरह बिहेव करती है? लाइट एक ऐसी रेडिएशन है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करती है, एक वेव है, ठीक है। और इन्होंने लाइट का वेव नेचर बताकर कुछ फिनोमिना भी एक्सप्लेन कर दिए, इन्होंने और दूसरे साइंटिस्टों ने। क्या क्या फिनोमिना समझो, जो आपने पढ़े हुए हैं छोटी क्लासेस में थोड़े बहुत। रिफ्लेक्शन, जानते हो लाइट का फिनोमिना है, जब लाइट किसी सरफेस से टकराता है तो टकरा के वापस उसी मीडियम में चला जाए, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। सिमिलर एग्जांपल है इसका रिफ्रैक्शन। मतलब लाइट के कुछ फिनोमिना ऐसे हैं, जैसे डिफ्रैक्शन एक फिनोमिना होता है। लाइट के कुछ फिनोमिना ऐसे हमें देखने को मिले जो हम लाइट को उन फिनोमिना को तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिन फिनोमिना को हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम लाइट को क्या माने? एक वेव माने। और बिल्कुल वेव ही तो मान रहे थे कल के लेक्चर में, मतलब प्रीवियस लेक्चर में सर आपने हम लोगों को बताया था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सही है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल बता के गया था कि लाइट क्या है? एक वेव। और इसके कुछ फिनोमिना, जिनमें से कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हैं, उनको आप समझा भी तब ही सकते हो जब आप लाइट का नेचर क्या मानो? वेव। लाइट का नेचर क्या मानो? वेव। बट यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या? लाइट का एक और फिनोमिना डिस्कवर हुआ जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक और फिनोमिना डिस्कवर हुआ जिसको हम क्या बोल देते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या बोल देते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब देयर आर सम फिनोमिना जिनको आप लाइट का वेव नेचर लेके नहीं समझा सकते। हाँ, मतलब ये जो दो नाम लिखे हैं ना मैंने यहाँ पे, इन दोनों फिनोमिना को आप समझाने जाओ कि ये इस तरह होता है, ये इस तरह होता है, ये उस तरह होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है, आप ये समझा ही नहीं सकते तब तक जब तक आप लाइट को क्या मान रहे हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक वेव मान रहे हो। ये फिनोमिना केवल और केवल कौन शो कर सकता है? कोई पार्टिकल। कौन शो कर सकता है? कोई पार्टिकल। अब सब कैसे समझाओ थोड़ा सा, वो हम देखेंगे बेटा आगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। नाउ यू कैन ट्रस्ट मी। अभी के लिए तो क्या कि हाँ, ये फिनोमिना आप तभी समझा सकते हो जब आप लाइट का कौन सा नेचर मानो? पार्टिकल नेचर मानो। ये मैक्स प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा सा बता दूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल मेटल की सरफेस से टकराता है ना, तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं वहां से,
जब कोई टकराता है मेटल की सरफेस से, एक्चुअली कोई लाइट का वेव समझ लो अभी, जब कोई लाइट वेव मेटल सरफेस से टकराती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। अब ये तभी पॉसिबल है जब लाइट पार्टिकल नेचर शो कर रही हो। तो ऐसा कहा गया इन दोनों को मिला के कि लाइट जो होती है ना वो दोगली होती है इंसानों की तरह। मतलब लाइट दो तरह का बिहेवियर शो कर सकती है। लाइट एक वेव की तरह काम कर सकती है, एज वेल एज लाइट एक पार्टिकल की तरह भी काम कर सकती है। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या कह रहा हूं मैं? फिर से मैक्सवेल ने ऐसा बोला कि लाइट एक वेव है ना। विश्वास ना हो तो रिफ्लेक्शन देख लो, रिफ्रैक्शन देख लो, डिफ्रैक्शन देख लो। ये सारे फिनोमेना आप तभी समझा सकते हो जब लाइट का कौन सा नेचर मानो, वेव नेचर। फिर एक साइंटिस्ट आए मैक्स प्लांक, उन्होंने कहा नहीं, आप वेव मान रहे हो लाइट को तो आप वेव नेचर के बेसिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करके बता दो। आप वेव नेचर के बेसिस पर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करके बता दो। तो इन फिनोमेना को आप लाइट को वेव मान के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मैक्स प्लांक ने कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी रखता है। कौन सा नेचर रखता है? पार्टिकल। मतलब ये दोनों है, ये एक टाइम पर वेव है, दूसरे टाइम पर पार्टिकल है। कभी वेव कभी पार्टिकल, कभी वेव कभी पार्टिकल। जब ये किसी से टकराएगा तो टकराने पर ये कौन सा नेचर शो करेगा? पार्टिकल नेचर शो करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इनको मैं समझाऊंगा अभी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। अभी तो ये समझो क्या कि लाइट दो तरह का नेचर रखता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है। और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दे दी, किन्होंने? मैक्स प्लांक ने, कि लाइट वेव या एनर्जी जब ट्रांसमिट होती है ना, ट्रांसमिट मतलब एक से दूसरी जगह जाती है। मैंने अपनी एनर्जी किसी को दी, अपनी एनर्जी ट्रांसमिट कौन कर सकता है पता है? केवल पार्टिकल। रेडिएशन या वेव अपनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकती। समझो मैं क्या कह रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना तुम थोड़ा सा। ये एक मेटल की शीट है, ये एक मेटल की शीट है। हो क्या रहा था, यहां से लाइट वेव टकरा रही थी, और टकरा रही थी तो इसके टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे। दैट मीन्स कि लाइट वेव ने इसको अपनी एनर्जी ट्रांसमिट की। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? मतलब अपनी एनर्जी ट्रांसफर की। ये तभी पॉसिबल है जब ये वेव ना हो, पार्टिकल हो। मतलब मैं अपनी एनर्जी कब ट्रांसफर करूंगा किसी को? जब मैं कौन सा नेचर शो करूंगा? पार्टिकल। आर यू गेटिंग दिस? वेव एनर्जी ट्रांसफर नहीं करते, ऐसा कहना था इनका। जब ये पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे तभी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। एक पार्टिकल अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है एक से दूसरे में। दैट मीन्स कि ये जो लाइट है जिसको आप वेव कह रहे हो, ये अपने अंदर कौन सा नेचर रख रही है? पार्टिकल नेचर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या कह रहा हूं मैं? कि जब ये टकराई तो इलेक्ट्रॉन निकले, यानी कि इसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की, और एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। तो सर लाइट वेव पार्टिकल है। और मैक्स प्लांक ने अपनी एक थ्योरी दे दी जिसको हम किस नाम से पढ़ते हैं? क्वांटम थ्योरी के नाम से। किस नाम से पढ़ते हैं? क्वांटम थ्योरी के नाम से। समझो, हेडिंग लगाओ अपनी कॉपीज में। क्या? मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी। समझना? अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, according to Max Planck, the energy is transmitted, the energy is transmitted in the form of small packets। समझो, स्मॉल पैकेट, और उन पैकेट्स को उन्होंने क्या नाम दिया? आर कॉल्ड स्मॉल पैकेट कॉल्ड क्वांटा, या क्वांटम भी कहते थे इनको। समझो, एनर्जी जो आ रही है ना सनलाइट से, मैक्स प्लांक का कहना था वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, यानी कि पार्टिकल बिहेवियर है। छोटे छोटे पैकेट, मतलब एक पैकेट फिर दूसरा पैकेट, इस तरह से कि ये एक पैकेट फिर दूसरा पैकेट फिर तीसरा पैकेट फिर चौथा पैकेट फिर पांचवा पैकेट, इस तरह से एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है।
एनर्जी अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। क्या कोई विश्वास मानेगा मेरी बात से कि जो सनलाइट हम पे आके गिर रही वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आके गिर रही है? नहीं सर, वेव ही तो है, सीधी आ रही है, वेव ही तो है, सीधी आ रही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहां से सर आप उसको पैकेट कह रहे हो? एक्चुअली नहीं, ये पैकेट की फॉर्म में आती है। मैं इनको एक एग्जांपल से तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, समझना। एक ड्राइंग बनाते हैं हम यहाँ पे, है ना, एक बंदूक वाली। समझो कि मेरे पास मान लो एक गन है कुछ इस तरह का, है ना। बिल्कुल आप मेरी ड्राइंग पे नहीं हंसेंगे वरना मैं मारता बहुत तेज हूँ, जानते हैं आप लोग। ये मान लो मेरे पास एक गन है, रिवॉल्वर, या वो देसी कट्टा होता है ना, कट्टा सुना है? कट्टा, कट्टा आता है, मतलब उस बहुत ही 6000 वाला, 6000 वाला, इसको तो रेट भी पता है। या कोई अच्छी रिवॉल्वर मान लो, तुम कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी। इसमें जो है 6 बुलेट्स हैं। कितने बुलेट्स हैं? 6। समझना ध्यान से। मान लो यहां मैं खड़ा हूं आराम से, है ना, और स्माइल कर रहा हूं खड़ा, बढ़िया एकदम। मैंने कहा कि मुझ पर गोली चलाओ, जो भी थे तुम, और मैंने अपने आगे यहां पर एक बुलेट प्रूफ जैकेट लगा दिया। एक बढ़िया, मतलब तुम सामने से गोलियां चला रहे हो, मेरे ऊपर चलाने वाले हो, मैंने एक बुलेट प्रूफ जैकेट लगा दिया, ठीक है, और कहा चलो फायरिंग करो। बुलेट प्रूफ जैकेट बढ़िया क्वालिटी का है क्योंकि जान का सवाल है, ठीक है, तो मैं अच्छी क्वालिटी का बुलेट प्रूफ जैकेट लाया हूँ। तुमने गोली चलाई, डिश क्या हूँ, ठीक है साहब। ये बुलेट यहाँ से फायर हुई और फायर होके मस्त आगे जा रही है, आगे गई, टकराई, फिर तुमने दूसरी बुलेट चलाई, है ना, फिर तुमने तीसरी बुलेट चलाई, फिर चौथी बुलेट चलाई, फिर पांचवी बुलेट चलाई। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर बुलेट आके लग रही है? बिल्कुल लग रही है भाई। एक आई यहाँ लगी, दूसरी आई यहाँ लगी, तीसरी आई यहाँ लगी, चौथी आई यहाँ लगी। अब समझो, मुझे ये जो बुलेट की एनर्जी दिख रही है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में दिख रही है, साफ दिख रही है, पता लग रही है कि हाँ ये जो है एक एक बुलेट आके गिर रही है। पहली आई, दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, फिर पांचवी आई, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता लग रहा है कि ये छोटे छोटे बुलेट्स आ रहे हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट पर लग रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं, एक एक करके, समझ लो। अब मैंने ये जो रिवॉल्वर थी, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, किससे? मॉडर्न राइफल से, है ना, मतलब बढ़िया तरीके की बंदूक, ऐसी राइफल जो 1 सेकंड में, क्या जो यूनिट टाइम में, बहुत कम टाइम में 200 राउंड फायर कर देती है, 300 राउंड फायर कर देती है, 400 राउंड फायर कर देती है। मतलब एक बार ट्रिगर दबाया, भूल जाओ ट्रिगर दबा के, एक साथ एक के बाद एक धड़ाधड़, मशीन गन ले लो, एक के बाद एक धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, कितने राउंड लगेंगे? 200। फिर जब 200 गोलियां निकल जाएंगी उसके बाद दोबारा ट्रिगर दबाना। समझो, एक बुलेट आया, उसके पीछे दूसरा आ रहा है, उसके पीछे तीसरा आ रहा है, उसके पीछे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से 200 बुलेट आ रहे हैं। क्या वो बुलेट एक साथ आ रहे हैं? नहीं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक आ रहे हैं। लेकिन मैं यहां खड़ा हूं, मुझे क्या लगेगा? मुझे क्या लगेगा? एक साथ आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, मतलब ये तो केवल 200 बुलेट है। एक सरफेस पर 1 सेकंड में केवल कितने बुलेट्स टकराए हैं? 200 बुलेट्स टकराए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साथ आ रहे हैं। तो भैया ये जो क्वांटा है, मैक्स प्लैंक ने ऐसा कहा कि पर सेकंड हमारे सर के ऊपर आके लाइट गिर रही है, हमें क्यों वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में नहीं लग रही? क्योंकि 1 सेकंड में ऐसे कितने क्वांटा आके गिर रहे हैं हमारे सर पर? 10 टू दी पावर 23। कितने आके गिर रहे हैं? 10 टू दी पावर 23। थोड़ा फील आया इसका, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये 1 सेकंड में कितने फोटो, कितने क्वांटा आके गिर रहे हैं? 10 टू दी पावर 23। क्या हमें पता लगेगा कि ये पार्टिकल नेचर कंसिस्ट कर रही है, पार्टिकल्स की फॉर्म में आके गिर रही है? नहीं। तो इस तरह से मैक्स प्लैंक ने बोला कि भैया जो भी एनर्जी है, और ये बात केवल मैं लाइट के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं केवल लाइट के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं लगभग सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए कर रहा हूँ। मैंने लिखा है ना यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू मैक्स लॉ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड। एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होता है, उनको हम क्या कहते हैं? क्वांटा। अगर हम स्पेशली लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट के केस में इन क्वांटा को हम एक और नाम दे देते हैं, आपने सुना है फोटोन। क्या कह देते हैं? फोटोन। समझो क्या कहा मैंने, समझो क्या, लिखो ये लिखने के बाद कि इन केस ऑफ लाइट, दीज स्मॉल पैकेट्स
these small packets are known as what? Known as photon. बहुत नाम सुना है सर फोटोन का हमने बचपन से. In case of light, these small packets are called photon. ठीक है, जब हम लाइट की स्पेसिफिक बात करेंगे तो हम क्वांटा को क्या कह देंगे? फोटोन कह देंगे. आप क्वांटा भी कह सकते हो, आप क्वांटा भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. बस ये ध्यान रखना कि फोटोन केवल लाइट के केस में कहोगे. जैसे मान लो कोई रेडिएशन है एक्स टाइप की, ऐसी मैंने कहा, लाइट नहीं है, तो इसके जो स्मॉल पैकेट्स हैं उनको आप क्वांटा कहोगे. क्या फोटोन भी कहोगे? नहीं, लाइट के केस में कहेंगे केवल. ठीक है, समझ में आता है ना? फोटोन केवल किस केस में कहेंगे? लाइट के केस में. ठीक है, तो लिखो ये 2-3 बातें कि अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और क्वांटा. इन केस ऑफ लाइट दीज स्मॉल पैकेट्स आर आल्सो नोन एज फोटोन. ठीक है, हेडिंग लगाना है. इसके बाद फोटोन के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन. अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहूंगा. बड़ा प्यारा नाम होता है फोटोन, होता है ना? कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, फोटोन. क्या बात है, लोग कोचिंग खोल लेते हैं इसके नाम से. तुम ज्यादा डिटेल में मत जाना, इसकी सलाह है मेरी, अभी मत जाना. मतलब कई बार हम क्या करते हैं, नाम सुनते हैं फोटोन और बड़ा पसंद आता है हमको, तो हम सोचते हैं फोटोन दिखता कैसा होगा, है ना? फोटोन का ये क्या होगा, मतलब ये किस तरह से फोटोन ट्रेवल करता होगा, फलाना ढिमका. नहीं, इन सारी बातों में नहीं पढ़ना है. फोटोन के लिए इन सारी बातों में नहीं पढ़ना है. जितनी हमें जरूरत होगी उतना मैं आपको बता दूंगा. उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है फोटोन के बारे में हाल फिलहाल, वरना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? तो ज़्यादा नहीं कि अभी जैसे कई बच्चे होते हैं साइंटिफिक प्रवृत्ति के, होना भी चाहिए, वो फोटोन का डेप्थ तक जाकर पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं, हो उनका जाता है. क्योंकि अभी थोड़ा सा हमने सीखना शुरू ही किया है चीज़ों को और हम उसमें घुस गए तो फिर बहुत सारा टाइम अपना खराब कर लेंगे. ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन. फोटोन के बारे में कुछ खास बातें तो एक एक करके मैं लिखूंगा फोटोन के बारे में. सबसे पहली बात कि फोटोन ट्रेवल्स, लिखना है सीधा, फोटोन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. अरे लाइट ही तो है एक तरह से. विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. भैया वैक्यूम में सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसकी तरह ट्रेवल करती हैं, किसकी स्पीड से ट्रेवल करती हैं? लाइट की स्पीड से. ठीक है, तो लिखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. अगर मैं मीडियम चेंज करूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा के लिखने इसको. अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं, मीडियम चेंज कर दूं, लाइट को वैक्यूम से, फोटोन को वैक्यूम से एयर में ले आऊं या पानी में ले जाऊं, वाटर में या ग्लास में ले जाऊं, मीडियम चेंज करूं, तो मीडियम चेंज करने पर फोटोन का वेवलेंथ चेंज हो जाता है, फोटोन का स्पीड चेंज हो जाता है, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है. क्या कह गए सर आप? समझो, हमने एक चीज पढ़ी थी, एक फॉर्मूला पढ़ा था, बताना मैं सही हूं या गलत. E इज इक्वल्स टू, सॉरी, म्यू इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा. पढ़ा था मैंने, आपको पढ़ाया था C इज इक्वल्स टू म्यू इंटू लैम्डा. तो यहां से आप लिख सकते हो ना, म्यू इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा बाई वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल्स टू म्यू इंटू लैम्डा. तो म्यू इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा हो जाएगा. मैं क्या कह रहा हूं कि जब मीडियम चेंज होगा तो मीडियम चेंज होने पर उस फोटोन का वेलोसिटी चेंज होगा, बिल्कुल होगा. उस फोटोन का लैम्डा बिल्कुल चेंज होगा, वेवलेंथ भी चेंज होगा, बट इन दोनों का रेशियो दैट इज फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट रहेगी. कमाल की बात है ये कमाल की बात है. मतलब अगर मुझसे कहा जाए वैक्यूम में फोटोन का फ्रीक्वेंसी इतना है तो एयर में फोटोन का फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा? सेम रहेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि इन चेंजिंग मीडियम, इन changing the medium, wavelength and speed of photon will change, but
द frequency and what energy will remain constant। मतलब फ्रीक्वेंसी किसी पर्टिकुलर फोटोन की किसी भी मीडियम में चेक करो, वो भेदभाव नहीं करता, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, एनर्जी भी सेम रहती है एक फोटोन की, क्योंकि एनर्जी डिपेंड्स ऑन दी फ्रीक्वेंसी। आपने एक फॉर्मूला शायद बचपन में पढ़ लिया हो, नहीं भी पढ़ा तो 5 ही मिनट बाद आने वाला है। E इज इक्वल्स टू एच म्यू, पढ़ा है? E इज इक्वल्स टू एच म्यू। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे पढ़ा है? E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। अच्छा, वैसे कभी कहीं ना कहीं देख लिया होगा, कोई बात नहीं। मैं क्या कह रहा था, E इज इक्वल्स टू एच म्यू होता है एक फॉर्मूला, म्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। म्यू, मैंने कहा कि एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? म्यू पर। तो अगर म्यू कांस्टेंट है तो E भी क्या होगा? कांस्टेंट। तो एनर्जी भी क्या होती है? कांस्टेंट। तो ऐसे कैसे नोट कर लो अपनी कॉपी में, नोट कर लो, म्यू कैसे होगा? कांस्टेंट, किसी भी मीडियम में। इंपॉर्टेंट है ये, इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं कभी कभी, कई बार 4 नंबर फ्री के देते हैं, पूछ लेते हैं कि इस मीडियम में कितना फ्रीक्वेंसी है, उस मीडियम में कितना फ्रीक्वेंसी होगा। हम लोग सोचते हैं कि क्या फॉर्मूला लगाऊं, कैसे होगा ये न्यूमेरिकल, मेरे को तो डेटा ही गलत लग रहा है, गिवन ही नहीं है, जबकि उनको पता है अच्छे से, हाँ सेम रहेगी, लिखा है ना कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक? एक तीसरी बात कि द स्पीड, ऊपर वैसे लिख दिया है मैंने, एक और चीज यहां पर लिखना है स्पीड के बारे में। द स्पीड ऑफ फोटोन, और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ फोटोन, आल्सो डिपेंड्स ऑन, मिटा दूं इसको मैं, द स्पीड ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन वैक्यूम में, तो 2 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द मास वैक्यूम में मैक्सिमम होता है, हाँ लिखना इसको, द मास ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ लाइट, ऐसे लिखो, स्पीड ऑफ फोटोन, समझो, द मास ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ फोटोन। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक फोटोन का स्पीड जितना ज्यादा होगा, द स्पीड ऑफ फोटोन, इसको ऐसे लिखी होती है कई किताबें, और यू कैन से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। भाई जितनी ज्यादा स्पीड होगी, आप समझ पा रहे हैं, वेलोसिटी जितनी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा, 1/2 mv²। तो ऐसा कहा गया जितनी ज्यादा किसी फोटोन की काइनेटिक एनर्जी होगी, या जितनी ज्यादा किसी फोटोन का वेलोसिटी या स्पीड होगा, उतनी ज्यादा उस फोटोन का क्या होगा? मास। और फोटोन का मास मैक्सिमम कब होगा? वैक्यूम में। क्या मैं सही हूं? क्योंकि वैक्यूम में ही सबसे ज्यादा स्पीड हो सकती है फोटोन की, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा। जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाएगा, फोटोन का स्पीड डिक्रीज करता जाएगा। फिर से सुनो, क्या है इस पॉइंट में कि जो फोटोन का मास है ना, वो कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो फोटोन की स्पीड के साथ चेंज होता है। और अगर मान लो फोटोन रुक गया, अगर मान लो फोटोन रुक गया, तो उस फोटोन का मास हम कितना मानते हैं? 0। एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, उस फोटोन का मास हम कितना मानते हैं? 0। और उस मास को हम रेस्ट मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्ट मास। जब फोटोन रुका हुआ है तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया? 0। उसका मास भी कितना हो गया? 0। और उस मास को हम एक नाम देते हैं रेस्ट मास। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें फोटोन के बारे में जो आपको याद रखनी है ना, कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा वैक्यूम में। सेकंड बात कि मीडियम चेंज करने पर, मीडियम चेंज करने पर वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगा फोटोन का, बट कमाल की बात है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। मतलब दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तीसरी बात हमने कही कि फोटोन का जो मास है वो
फोटोन की स्पीड पर डिपेंड करता है। फोटोन का मास मैक्सिमम वैक्यूम में होता है, और अगर फोटोन रुका हुआ है, जो कि एक्सपेरिमेंटली मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, अगर फोटोन रुका हुआ है तो उसका रेस्ट मास हम कितना मानेंगे? 0 मानेंगे। ठीक है, रेस्ट मास कितना मानेंगे? 0। हाँ बेटा बताएंगे ये एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा बताते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? C अपॉन लैम्डा, सही है। जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। ये घटेगा तो ये घटेगा, जितना ये घटेगा उतना ही ये घटेगा। डेट मीन्स कि इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इन दोनों का रेशियो ही क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लिखा तक नहीं है? पार्टिकल कह रहे हैं ना उसको, उसका मान तो रहे हैं। कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर मतलब क्या? प्योरली मैटर। प्योरली मैटर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि दोनों तरह का बिहेव कर रहा है। अगर ये केवल पार्टिकल का नेचर शो कर रहा होता तो हम इसको मटेरियल कह देते हैं, लेकिन आपने उसको मान लिया पार्टिकल नेचर को, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो प्योरली पार्टिकल की तरह भी काम नहीं कर रहा ना, दोगला बिहेव कर रहा है, इस वजह से। दोनों हैं। कंक्लूजन निकालेंगे अभी थोड़ी देर में कि क्या कंक्लूजन निकला। एक ने वेव कह दिया, एक ने पार्टिकल कह दिया, तो हम क्या कहें सर? हम वेव कहें कि हम पार्टिकल कहें? वेव कहें कि पार्टिकल कहें? अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो हम दोनों ही कहते हैं वैसे तो। जब चल रहा है तो वेव, जब किसी से टकराया तो पार्टिकल। धूप में खड़े होते हो तो आपका सर गर्म हो जाता है? सर क्या पूरे गर्म हो जाते हो आप? क्या अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का या लाइट का वेव नेचर कंसीडर करें, केवल वेव नेचर, तो क्या आपका गर्म होना सही है धूप में खड़े होने पर? नहीं, क्योंकि वेव तो अपनी एनर्जी ट्रांसमिट कर नहीं पाएगी ना। जैसे अभी एनर्जी तो इससे भी निकल रही है मोबाइल फोन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडियो से निकलती है। ऐसा थोड़ी है कि रेडियो स्टेशन के बाहर खड़े होकर हम गर्म हो जाते हैं। हाँ, फ्रीक्वेंसी पे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के ले लो तुम, क्या दिक्कत आ रही है? तब भी तुम गर्म हो जाओगे। दैट इज ए डिफरेंट थिंग कि आपकी बॉडी में जा रही है, इफेक्ट कर रही है कुछ ना कुछ। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या वो एनर्जी आपको ट्रांसफर कर पाएगी अपनी, वो जो वेव्स है कॉस्मिक, वही तो बात है ना, क्योंकि वो वेव नेचर शो कर रही है केवल। पार्टिकल नेचर अगर वो भी शो कर रही है तो वो भी अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरह का बिहेव होता है, दोनों तरह का। लिखा है यहां तक। तो फोटोन के बारे में जो नहीं, या तो वेव या तो पार्टिकल। एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती, समझ लो। ओके, चलो ठीक है, यहां तक हेडिंग लगाए एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन। अच्छा, एक बार फिर से समझे फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर मेरे पास एक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से मैं धड़ाधड़ फोटोन बरसा रहा हूं उस पर। तो फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे कि पर सेकेंड यहां पर कितने फोटोन आके गिर रहे हैं, उसी को कहेंगे, है ना भाई। उसको कह सकते हैं ना फ्रीक्वेंसी। हमने पढ़ा था कि एक सेकंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव गुजर रही है, पर सेकंड होने वाले वाइब्रेशन। ये भी तो कह सकते हैं ना कि पर सेकंड एक सरफेस से कितने फोटोन आके टकरा रहे हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मेरे को यहाँ एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कितनी एनर्जी मिली। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितने ज्यादा पर सेकंड फोटोन आके गिरेंगे
उतनी ज्यादा इस ऑब्जेक्ट को एनर्जी मिलेगी। सही है, उतनी ज्यादा उस ऑब्जेक्ट को एनर्जी मिलेगी। बस इतना समझना था। हेडिंग लगाना एक छोटी सी, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो मैं तुमसे क्या कह रहा था अभी कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर कितने फोटोन आकर गिरे हैं उस पर उसकी एनर्जी डिपेंड करेगी, और ये जो E है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फ्रीक्वेंसी के। सही है, लिख सकते हैं ना हम ऐसा कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी म्यू। ठीक है, हमने कहा E इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लेके आते हैं ना, जब भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एक दूसरे के, तो उनको इक्वल करने के लिए हम किसी कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो यहां हमने एक कांस्टेंट का यूज किया, क्या, E इज इक्वल्स टू H। H क्या है, कांस्टेंट, और यहां क्या लिख दिया, म्यू। सुनना, हियर H इज अ कांस्टेंट जिसका क्या नाम है, प्लैंक कांस्टेंट। क्या नाम है, प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 6.62 इंटू -34 जूल इंटू सेकेंड। सॉरी, हाँ ठीक है, जूल इंटू सेकेंड, नीचे चला जाएगा ना सेकेंड। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मैं तुम्हें बता दूं, प्लैंक कांस्टेंट की एक्चुअल वैल्यू आज तक डिस्कवर नहीं हुई है। मतलब अभी तक हम पॉइंट्स के बाद उसको ढूंढते ही जा रहे हैं। कहने का मतलब है कुछ बुक्स लिख देती है 6.62, कुछ बुक्स लिख देती है 6.626, कुछ बुक्स लिख देती है 6.63। ठीक है, और ये स्टेज यहाँ की साइड डिस्कवर की जा रही है, तो थोड़ा बहुत अभी इसमें डिफरेंस आ सकता है ना। अगर 5 साल 10 साल बाद आप देखो तो हो सकता है नई बुक्स में 10 साल बाद इसकी कुछ पॉइंट्स में कुछ और वैल्यूज मिले, 6.62 के आगे 2-3 डिजिट मिल जाए तुम्हें। तो H इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, और ये बराबर होता है किसके, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अब सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। हमने एक चीज पढ़ी थी, म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, अभी अभी पढ़ाया था मैंने आपसे। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ये लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू H C अपॉन लैम्डा, लिख सकता हूँ। सही है, ये जो एनर्जी है ये एक्चुअली में बताती है एक फोटोन की एनर्जी को। किसको बताती है, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी को। अगर मैं तुमसे ऐसा पूछूं कि मेरे पास 2 फोटोन है, एक फोटोन की एनर्जी h म्यू है, तो 2 फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, 2 इंटू एच म्यू। अगर 4 फोटोन की एनर्जी पूछूं तो कितनी बताओगे, 4 इंटू एच म्यू। अगर 10 फोटोन की पूछूं तो 10 इंटू एच म्यू। यानी कि अगर मेरे पास, सुनना, एक नंबर ऑफ फोटोन कितने हो, n, तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू n इंटू एच म्यू, लिख सकता हूं, बोलो, E इज इक्वल टू n इंटू एच म्यू, या E इज इक्वल टू h c बाय लैम्डा, n h c बाय लैम्डा, सॉरी n इंटू एच सी बाय लैम्डा। तो नोट करो इसको अपनी बुक में। किस में निकाल रहे हैं अपन, जूल में। ये सारी बातें जूल में होती हैं। एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। तो एक सिंगल फोटोन की एनर्जी आप इससे दे सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए फोटोन की। ठीक है, कि उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, h पता होना चाहिए, h आपको पता ही है, कांस्टेंट होता है। आप एक सिंगल फोटोन की एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर फोटोन ज्यादा है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो n इंटू एच म्यू और n इंटू एच सी अपॉन लैम्डा। तो नोट करो इसको फटाफट। हम लिख रहे हैं फॉर्मूला यहाँ पे, E इज इक्वल टू n इंटू एच सी अपॉन लैम्डा। h है प्लैंक कांस्टेंट, लिख लेना यहाँ पे। c इज द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ फोटोन, जो कि वैक्यूम में कितनी लेते हैं हम लोग। अगर हमें ना दी हो तो हमें वैक्यूम की कंसीडर करनी है, जो कि किसके बराबर होगी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। अगर हमें फोटोन का वेलोसिटी नहीं दिया, स्पीड नहीं दिया, तो इतना ही कंसीडर करना है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन है ये, लिख लेना है। अभी बात करेंगे।
नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम में लेते हैं। अभी बात करेंगे। बेटा एक्सपेरिमेंट करते हैं बहुत सारे, उसमें मत पढ़ोगे, ज्यादा बेटर हो। लिखा सबने? ओके, चलो फॉर्मूला आया E इज इक्वल टू n इंटू एच सी अपॉन लैम्डा, या E इज इक्वल टू n इंटू एच इंटू म्यू। अब यूनिट्स देख लो, इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम लोग। न्यूमेरिकल्स के बारे में एक खास बात बताऊं, बच्चे मैक्सिमम टाइम यूनिट्स में गलतियां करते हैं, तो वो आपको नहीं करनी है। इसका यूनिट क्या होता है? एनर्जी का, एनर्जी ऑफ फोटोन का क्या यूनिट होगा बताओ? यूनिट ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली ऐसा यूनिट तो क्या होता है? जूल। तो यार एक बात बताओ, जूल एक बड़ा यूनिट है, क्या एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी होगी कि उसको जूल्स में डोनेट किया जाए, डिनोट किया जाए? जूल एक काफी बड़ा यूनिट है, तो हम जूल का यूज नहीं करते, हम एक कॉमन यूनिट यूज करते हैं इसका। तो एनर्जी का यहां जो कॉमन यूनिट हम लोग यूज करेंगे वो होगा EV, जिसको हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। जब बहुत कम एनर्जी की हम बात करते हैं ना, तो उसकी एनर्जी को हम किस में लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, कुछ नहीं करना तुम्हें, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। लिख दो, एक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल का। लिख दिया? समझ में आ गया ना? ये H है और ये N है। थोड़ा मेरा लिखावट ऐसा ही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम न्यूमेरिकल्स करने जाओगे तो X कांस्टेंट होता है, पता है तुम्हें? जानते हो ना, प्लैंक्स कांस्टेंट। C भी मैक्सिमम टाइम हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट मिलेगा, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अरे यही मिलेगा, 99.99% केसेस में आपको कुछ और वेलोसिटी नहीं देगा। क्या देगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि ये दोनों क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए कि नहीं? है ना? तो हमें इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो H रखेंगे, C रखेंगे। उससे बेटर ये नहीं है कि इसकी वैल्यू हम पहले कैलकुलेट करके रख लें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो हमें H इंटू C को पहले कर लेते हैं। और HC जो है वो बराबर होता है किसके? 1240, यूनिट सुनना ध्यान से, नैनोमीटर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऐसे लिखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। एनर्जी किस में ली है हमने यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और वेवलेंथ किस में ले ली? नैनोमीटर में। तो HC लिखना 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। ये H इंटू C है। एक और वैल्यू इसकी है, बड़ी फेमस है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ध्यान रखना, H इंटू C की। H इंटू C की कौन सी वैल्यू है? अप्रोक्सीमेट। अरे मतलब आपने ना भाई यहां से देखो, H किस में लिया है आपने? जूल में ना लेके किस में ले लिया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया। और वेवलेंथ किस में ले रहे हो? यहाँ नैनोमीटर में, और यहाँ किस में? एंगस्ट्रॉम। तो ये दोनों वैल्यूज वैसे तो आपको याद हो जाएंगी, इतना यूज करेंगे उनको, पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। ये कुछ नहीं है, HC का वैल्यू है, H इंटू C का, जिसको हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। किसी को याद नहीं रखनी हो तो पेपर में मेहनत कर लेना, H की वैल्यू रखना, C की वैल्यू रखना, और फिर निकालते रहना, कैलकुलेशन करते रहना। ठीक है, डायरेक्ट याद रखें तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन लिखेंगे, करें कुछ न्यूमेरिकल इसके।
करें? नहीं लिखा अभी? मतलब डिपेंड करता है वेवलेंथ किसमें गिवन है। तुम्हें अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में गिवन हो तो ये वाली वैल्यू ले लेना, नैनोमीटर में गिवन हो तो ये वाली वैल्यू ले लेना, और मैक्सिमम टाइम इन दोनों में से कोई गिवन है। और अगर किसी और यूनिट में गिवन आ जाए कि भैया एंगस्ट्रॉम में गिवन आ सेंटीमीटर में गिवन आ गई, मीटर में गिवन आ गई, तो पहले तो ट्राई करना कि उसको इन यूनिट्स में बदल सके, और नहीं बदल पा रहे हो तो फिर ऐसा यूनिट्स यूज में लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट the energy of 100 photons whose wavelength is 2000 angstrom। तुम्हारे पास 100 फोटॉन्स हैं, उनकी आपको एनर्जी बतानी है, उनकी वेवलेंथ गिवन है 2000 एंगस्ट्रॉम। बहुत ही फर्जी सवाल है। किसने बताया? विनय ने? ओके, क्या कितना आ रहा है? 620। सबका यही आ रहा है? चलो, अच्छा कैलकुलेटर यूज किया विनय? विनय बेटा कैलकुलेटर यूज किया? सब नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। ओके, अगर एक भी बच्चे ने कभी कैलकुलेटर यूज किया ना क्लास में, तो बेटा घर आके मांगना, ध्यान रखना। मतलब नहीं करना है कैलकुलेटर यूज। कैलकुलेटर यूज केवल एक आदमी कर सकता है तुम्हारी क्लास में। पूछो कौन? एक कर सकता है, मैं, उसके अलावा कोई नहीं। मैं कहूँगा तुम्हें कभी कि कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशन करके बताओ तो बतानी है, अदरवाइज तुम्हें कैलकुलेटर्स यूज नहीं करने। और स्पेशली बायो वाले बच्चों ने कैलकुलेटर यूज किया तो बेटा बहुत बुरा मालूम है, ध्यान रखना। चलो, तो फॉर्मूला क्या? E = n × hc/λ। वेवलेंथ गिवन है मुझे। कितने फोटोन का एनर्जी निकालना है बेटा? 100 फोटोन का। अच्छा, बात कर रहे हैं hc/λ की। मुझे एक बात बताओ, hc कितना है? 12400 या 1240? कौन सा रखो बताओ? दो वैल्यूज दिए मैंने तुमको, तो 12400। रीजन क्या? कि एंगस्ट्रॉम में गिवन है, तो मैंने इसको लिखा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, ये यूनिट रखेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय कितना? वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम। तो देखो यूनिट भी सही हो जाएंगी आपके लास्ट में। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट गया, 2 0 से 2 0 बन गई, 1 0 से ये 0 गई, कितना आ गया? E = 620। और किसमें आ रहा है आंसर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आसान था। अच्छा, अगर तुम्हें इसको जूल में बदलना हो तो मान लो ऑप्शन है 4 और चारों ऑप्शन जूल्स में गिवन है, ये 2 ऑप्शन जूल में गिवन है, ये 2 ऑप्शन किस में गिवन है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो तुम्हें इसको एक बार जूल में भी कन्वर्ट करके देखना चाहिए। तो E = कितना आ जाएगा? 620 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एक्चुअली जूल। ठीक है, जूल क्या होता है समझ रहे हो? ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कूलाम है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू कूलाम को हम क्या बोल देते हैं? जूल। क्लियर है? आसान था। ठीक है, एक सवाल और, एक छोटा सा सवाल और, 2-3 मिनट लूंगा मैं आपके। सवाल लिखें, अ लाइट सोर्स
लाइट सोर्स। अच्छा एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं, इसका अगर एक्चुअल आंसर तुम देखोगे तो 621 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 621.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो वैल्यू मैंने ली है ना 12400, ये करीब करीब वैल्यू है, एग्जैक्ट सही नहीं है। ये 12448 के समथिंग है, तुम 12400 से ही करना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और करीब करीब ही आंसर चाहिए हमको। मतलब तुम्हें ऑप्शंस में इतना डिफरेंस मिल जाएगा कि 620 और 621 को आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ये ध्यान रखना, कहीं तुम्हारा आंसर ऑप्शन में हो 621 पॉइंट समथिंग, तुम्हारा आंसर आ रहा है ये, तुम कहोगे हमने गलत कर दिया, कुछ और फॉर्मूला होगा। तो करीब करीब वैल्यू है ये वाली। लिखिएगा ए लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम, ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम emits 0.5 joule energy, 0.5 joule energy. Find the number of photons. Find the number of photons emitted from the source. A light source of lambda 2000 angstrom emits 0.5 joule energy. Find the number of photons emitted from the source. आसान सा सवाल है सर, कैसे आसान है समझो, सॉल्यूशन देखिए इसका। हमने किया सर E = n × hc अपॉन लैम्डा। हमने कहा सर E कितना है, 0.5 जूल एनर्जी दी है ना, 0.5 जूल = n × अच्छा वेवलेंथ किसमें गिवन है, एंगस्ट्रॉम में। तो क्या रख दूं 12400 अपॉन में 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, और ये एंगस्ट्रॉम। यहां से सर हम एन कैलकुलेट कर लेंगे। सही है, सही है। अगर तुमने ये किया तो गेम हो जाएगा तुम्हारा, गलत है। हाँ हाँ, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो, ये ज्यादा बेटर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना, या फिर इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। क्योंकि भाई नंबर ऑफ फोटोन का कोई यूनिट थोड़ी ना होगा, पर्टिकुलर होगा। अरे भाई मेरे पास 10 केले हैं तो केले यूनिट है उसका, है ना। मेरे पास इतने फोटोन है तो फोटोन इटसेल्फ यूनिट हो गया उसका, ठीक है। तो यहाँ पर एन का कोई यूनिट नहीं आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो सारे यूनिट कैंसिल हो जाने चाहिए। वो कब कैंसिल होंगे, जब ये और ये सेम होगा। तो या तो इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लो, या फिर इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेना, है ना। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम तो कट जाएगा, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, 0.5 जूल = n × 12400। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करने के लिए क्या करें बताओ, 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2000। यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना है यहाँ पे, यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना। क्लियर हो गई। कई बार वो पेपर में लिख के दे देता है कि आपको HC इतना लेना है, पेपर में भी लिख के देता है। कई बार क्वेश्चन लिखने के बाद लिख के दे देगा HC = 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे लिख के दे देगा, पर तुम्हें वैल्यू याद ही होनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैं तुम लोगों को करने के लिए भेज रहा हूँ, इसके भी और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के भी आपको न्यूमेरिकल्स ट्राई करने। तो 1-1.5 घंटे में भेजता हूँ, वर्कशीट बना के छोटी सी, ठीक है। और अगर